पुस्तक का नाम विश्व की महान नारियां भाग 3। ऑडियो 3। ब्रिटेन की महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षशील नैन्सी एस्टर। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश संसद के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। हाउस ऑफ कॉमन्स में तब पहली बार किसी महिला संसद सदस्य ने आसन ग्रहण किया था। उसके पूर्व महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यह प्रथम महिला संसद थी, श्रीमती नैन्सी एस्टर, जिनका नाम ब्रिटेन की महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली वीर नारी के रूप में आज भी जाना जाता है। उनका संसद में आना कुछ पूर्वाग्रह मुक्त संसद सदस्यों को छोड़कर शेष सभी को बहुत अखरा था। उनके पुरुष होने के मिथ्या अहम को उससे काफी चोट पहुंची थी। स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को ब्रिटिश संसद में किसी महिला के अपने समान स्तर पर बैठने में आपत्ति थी। वह भी 2 वर्ष तक नैन्सी एस्टर को तिरस्कृत करते रहे थे। चर्चिल जैसे दबंग राजनीतिज्ञ के जिसके सामने अच्छे राजनीतिक तथा राजदूत अपने व्यक्तित्व को बौना मन अनुभव करते थे। तिरस्कार को सह पाना छोटे दिल गुर्दे वाले व्यक्ति का काम नहीं था, और फिर जब संसद के अधिकांश सदस्य भी उनके विरोधी हो तो उनका संसद में बैठ पाना भी कठिन था। किंतु श्रीमती नैन्सी के सामने उस समय उनके अपने निजी व्यक्तित्व का ही प्रश्न नहीं था, वरन ब्रिटेन के संपूर्ण नारी समाज की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अतः उन्होंने अपने आप को लोहे का बना लिया। उनकी दबंगी का, वाक्पटुता का लोहा चर्चिल को भी मानना पड़ा। बाद में वह स्वयं उनके प्रशंसक बन गए थे। राजनीतिक के अखाड़े में स्वयं को एक प्रमाणित पहलवान सिद्ध करने की श्रीमती एस्टर को कोई प्रबल आकांक्षा नहीं थी। उन्हें तो अपना घर परिवार व सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व निभाना ही प्रिय लगता था। किंतु बिना संसद में गए, बिना राजनीति में भाग लिए वे उन सभी सुधारों के लिए कानूनी अधिकार पा नहीं सकती थी जिनकी तत्कालीन ब्रिटिश महिलाओं को आवश्यकता थी। अतः उन्होंने इस क्षेत्र में विवश होकर आपद धर्म की तरह स्वीकार किया था। पुरुष वर्ग शारीरिक दृष्टि से समर्थ होने के कारण सामंती युग में नारी को अपने से नीचा मानता रहा था। उसे हर दृष्टि से पुरुष को वशीवर्ती माना जाता था। यह स्थिति किसी एक देश की महिलाओं की नहीं थी, वरन यह संपूर्ण नारी जाति की थी। उसके लिए ब्रिटेन में भी महिलाओं को कड़ा मोर्चा बांधना पड़ा था। उसी एक राजनीतिक मोर्चे की कमान श्रीमती नैन्सी के हाथ में थी। जब किसी नूतन परंपरा का आरंभ किया जाता है तो कितने ही अवरोध व अड़चनें उत्पन्न हो जाती है। उन्हें संसद सदस्य रहते हुए अनेक साथी सदस्यों के व्यंग्यवाणों का शिकार होना पड़ा था। किंतु उनका उत्तर श्रीमती नैन्सी ने बहुत ही प्रभावशाली शब्दों में दिया, जिनसे वे निरुत्तर हो गए। विंस्टन चर्चिल की उक्तियां बड़ी पैनी व मर्म भेदी होती थी। उनका सटीक व वैसा ही पैना उत्तर देने में श्रीमती नैन्सी का भी संसद में अपना एक कीर्तिमान था। इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली उनके बड़े प्रशंसक थे। वे उनके शालीन व्यक्तित्व, प्रभावशाली वाक्पटुता, राजनीतिक सूझबूझ तथा विवेकशीलता के कायल थे। किसी भी विषय पर उनका निर्णय बहुत ही उचित होता था। अपनी बात को पुरजोर शब्दों में कहने में उन्होंने कमाल हासिल किया था। महिला होते हुए भी उनकी आवाज को सदन में कोई दबा नहीं सकता था। जब उनके किसी प्रस्ताव पर उनके विरोधी मूर्खतापूर्ण शोर शराबा करते थे तो वह उनकी प्रतिक्रिया को सहज रूप से सहते हुए अपनी बात कही देती थी। ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स की सदस्य रहने का उनका अपना एक रिकॉर्ड था। वे लगातार 25 वर्षों तक हाउस ऑफ कॉमन्स की सम्मानित सदस्य रहे। वे 7 चुनाव में खड़ी हुई और 7 में जीती। उनकी इस सफलता ने उन लोगों को अपनी मान्यताओं को दफना देने के लिए विवश कर दिया जो यह मानते थे कि राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों का ही वर्चस्व रह सकता है। श्रीमती नैन्सी ने यह प्रमाणित कर दिया कि महिलाओं को भी ईश्वर ने वे सब विभूतियां प्रदान की है जो पुरुषों को दी है। अपने 25 वर्ष के संसद सदस्य के कार्यकाल में उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कई कानून पास करवाए, जिनमें कारखानों में काम करने वाली महिलाओं की वेतन वृद्धि, प्रसवकालीन अवकाश तथा अन्य सुविधाओं को पाने में पुरुषों जैसा अधिकार उल्लेखनीय। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के काल में वृद्धि कराने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जा सकता है। व्यापारिक संस्थानों की महिला कर्मचारियों के पहले काम के घंटे निर्धारित नहीं थे। उनके काम के घंटों को निर्धारित करने का प्रस्ताव भी उन्हीं के कारण संसद में पास हो सका।
उत्तम आवास व्यवस्था बनाने तथा दंड व्यवस्था में समुचित सुधार भी उन्होंने करवाया। आज राजनीति के क्षेत्र में जिन महिलाओं को हम ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए देखते हैं, उनकी छोटी सी शुरुआत करने का सेहरा श्रीमती नैन्सी के सिर पर बांधा जा सकता है। उनकी सफलता ने महिलाओं के लिए राजनीतिक के क्षेत्र में प्रवेश करने के द्वार खोल दिए थे। अपना पात्रत्व सिद्ध करके उन्होंने पुरुषों को दुराग्रह त्यागने के लिए विवश कर दिया था। नैन्सी एस्टर का जन्म 1879 में अमेरिका के वर्जीनिया प्रदेश के डेनविले नगर के एक सामान्य परिवार में हुआ था। अमेरिका के गृह युद्ध में उनके पिता की अपनी सारी संपदा युद्ध की भेंट चढ़ गई थी। उनका बचपन बड़ी गरीबी में व्यतीत हुआ। अध्यवासी पिता ने शीघ्र ही अपने पुरुषार्थ के बल पर पुनः अपनी खोई हुई समृद्धि को प्राप्त कर लिया था। मिरोंडर में उनका अपना व्यवसाय अच्छी तरह जम गया था। नैन्सी 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके बड़े से घर का प्रबंध उन्हीं के हाथों होता था। 18 वर्ष की आयु में बोस्टन वासी एक युवक से उन्होंने विवाह कर लिया था। उनसे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, किंतु उनका यह वैवाहिक जीवन सुखी व चिरस्थायी न रह सका। उनके पति को शराब की ऐसी लत लगी कि अंत में उसे तलाक ही देना पड़ा। सन 1905 में वे इंग्लैंड चली आई। यहाँ उनका परिचय वाल्ड्रोप एस्टर नामक एक धनी मानी संसद सदस्य पिता के पुत्र से हुआ। एस्टर ने उस रत्न का मूल्य समझा जो उनकी दृष्टि में अभी अभी आया था। वे एक दूसरे के मित्र मर गए। यह मित्रता समय के साथ दाम्पत्य के बंधनों में परिवर्तित हो गई। श्री एस्टर ने अपने सुशीला बुद्धिमती पत्नी के बारे में कहा है, जब मैंने नैन्सी से विवाह किया था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कोट पर एक तारा जल गया है, और जब उसने संसद में स्थान ग्रहण किया तब तो मेरे सारे स्वप्न ही साकार हो गए। उनका पारिवारिक जीवन बड़ा ही आह्लादपूरित रहा। वे अपने पति के हर काम में सहयोग देती थी। उसी प्रकार उनके पति भी उनकी प्रगति, उनकी भावनाओं के संबंध में विशेष सजग रहते थे। उनके राजनीतिक जीवन का शुभारंभ सन 1910 में हुआ, जब उनके पति पहली बार अनुदार दल के प्रत्याशी के रूप में संसद सदस्य के पद के लिए प्लेमाउथ क्षेत्र से चुनाव में खड़े हुए थे। वे उनके क्षेत्र में प्रचार करने गई थी। अपने पति के लिए प्रचार करते हुए उन्हें जनता की, विशेषकर महिलाओं की समस्याओं से अवगत होने का अवसर मिला। अब तक वे इंग्लैंड के संपन्न व अभिजात्य वर्ग की परिधि में ही घूम रही थी। अब उन्होंने वहां के जन सामान्य को देखा, जहां धन की भरमार नहीं थी, जहां अभाव व कष्ट ही अधिक थे। पति पत्नी दोनों परिश्रम करके अपना तथा अपने बच्चों का पेट पालने में समर्थ होते थे। महिलाओं व पुरुषों को ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी कारखानों में काम करना पड़ता था। यह सब देखकर उनका कोमल संवेदनशील हृदय उनकी कुछ सहायता करने के लिए तड़प उठा। उन्होंने यह अनुभव किया कि संसद में इस वर्ग के लिए तथा महिलाओं के लिए, जिनसे अधिकांश घर गृहस्थी व बच्चे जनने के जाल में उलझ कर रह जाती है, उन्हें न मनुष्य का जीवन का रस ही मिलता है और न उसे सार्थक कर पाने का ज्ञान ही हो पाता है। कुछ करना चाहिए। उन्होंने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह इस सदियों से पिछड़े वर्ग की समानता के लिए संघर्ष करेगी तथा समाज में फैल रही विकृतियों को सुधारने का भरसक प्रयास करेगी। अपना राजनीतिक जीवन बनाने के लिए उनके पति की सहायता व मार्गदर्शन उन्हें भरपूर मिलता। उनके पति रूढ़िवादी नहीं थे, वे प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे तथा समाज सुधार के कार्यों में पर्याप्त रुचि लेते थे। उन्होंने अपनी पत्नी में एक प्रखर राजनीतिक तथा समाज सुधारक की क्षमताएं देखी थी। उन्हें विकसित करने में उनका पूरा सहयोग रहा। सन 1911 में उनके ससुर के देहावसान पर उनका पद रिक्त हुआ। उस पर उनके पति की नियुक्ति हुई। उसके 1 वर्ष पहले ही महिलाओं को मताधिकार व संसद सदस्य बनने का अधिकार मिला था। इस अधिकार को पाने के लिए ब्रिटेन की महिलाओं ने जो आंदोलन किया था, उसमें श्रीमती एस्टर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अपने पति के ससुर के स्थान पर नियुक्त हो जाने पर रिक्त हुए स्थान के लिए उन्होंने अपना नाम चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में लिखवाया तो परंपरावादी ब्रिटेन में एक तूफान खड़ा। उनको हराने की बड़ी कोशिश की गई, किंतु विपक्षियों को मुंह की खानी पड़ी और वे विजयी हुए। इस प्रकार संसद में पुरुषों का एकाधिकार समाप्त करने का श्रेय उन्हें मिला।
राजनीति की दिग्गज और पक्की व्यवहार कुशल सामाजिक महिला होते हुए भी वे सीधी सादी वेशभूषा में रहती थी। सिगरेट व शराब को वे छूती तक नहीं थी। जो सभ्यता की दुहाई देकर शराब और सिगरेट की वकालत करते थे, उनके लिए यह एक उदाहरण पर्याप्त था कि व्यवहार कुशल व सभ्य होने के लिए शालीन व युक्ति युक्त व्यवहार आवश्यक है, न कि शराब आदि मिथ्याचार। अनुदार दल की सदस्य होते हुए भी वे विवेक सम्मत प्रस्तावों का समर्थन करती थी। भारत को स्वतंत्र करने संबंधी प्रस्तावों पर उन्होंने अपने दल के अन्य सदस्यों के विरुद्ध प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने शराब व्यवसाय व शराबखोरी के विरुद्ध प्रबल आंदोलन किए थे। 75 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। ब्रिटेन वासी आज भी उन्हें चर्चिल तथा एटली की समता के राजनीतिक, महिलाओं के हितों की रक्षक तथा समानता के पात्रत्व को सिद्ध करने वाली अप्रतिम महिला के रूप में याद करते हैं। हमारे देश में भी महिलाओं के सर्वतोमुखी प्रगति के लिए ऐसी साहसी महिलाओं की आवश्यकता सदा सर्वदा रहेगी।